गुड इवनिंग। बैठे सभी, बैठो। हेलो। क्या था अपना डिस्कशन? शेट और डीपीपी। तो डीपीपी डिस्कस करते हैं पहले हम। क्या नंबर था? 30। ओके। तो ये आंसर हो गए 30 नंबर के डीपीपी में। तो आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? छठा क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्या है छठे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा दे रखा है कि एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शेट है। इनफाइनाइट शेट नॉन कंडक्टिंग है, ये जानकारी की बात है। और एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जो उसके सामने रखी गई है, और एक पॉइंट चार्ज है जो उसके अंदर रखा गया है। शेल की वजह से पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो अब ये बताओ कि ये सवाल किस किस से हो गया। छठा सवाल किस किस से हो गया? ऐसा कोई विद्यार्थी है ही नहीं इस शहर में, सब भोले लोग बैठे, है ना। भोलों का शहर है। तो छठा कोई कर नहीं पाया। अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया? अच्छा, इतने सब लोग अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। जो नहीं करने वाले ये उनको बताने के लिए कि भी उन सबको आप अटेम्प्ट करने वाले लोग थैंक यू बोल दीजिए, है ना। जो लोग नहीं करते ना, रोज अपना हाथ ऊपर करो। ऐसे जो लोग ना करें उनको रोज को थैंक यू, मेरे लिए एक सीट खाली कर रहे हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे साथी लोग हमारे साथ कंपटीशन में तो साथ में एग्जाम देंगे ना, फिर इन्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ढंग से, टाइम इनका एक्स्ट्रा होगा, तो इनके लिए थैंक यू तो बनता ही, है ना। ये उन्हीं को हक है जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम करते हैं इस सवाल को, कैसे करते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है कि शेल ने पॉइंट चार्ज पे क्या फोर्स लगाया, तो उसको लिख लेते हैं। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज है ना, ऑन क्यू ड्यू टू शेल, ये हमको मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शेल ने पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगाया, तो शेल पे कोई चार्ज वार्ज होगा तभी तो लगाए, तो चार्ज देखते हैं क्या होगा। तो ये जो क्यू है ना, इसकी वजह से इसके अंदर वाली सरफेस पर होगा माइनस क्यू, ये तो पक्का है। और इसकी बाहर वाली सरफेस भी होगी, एक थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं इसको। ये जो बाहर वाली सरफेस होगी ना, इस पर प्लस क्यू होगा। तो वो जो प्लस क्यू होगा, और दूसरे रंग से दिखा देता हूं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो इधर प्लस थोड़ा ज्यादा जमा हो जाएगा, इधर कुछ माइनस जमा हो जाएगा, और नेट चार्ज क्यू होगा। तो सवाल में पूछा गया था कि शेल ने पॉइंट चार्ज पर क्या फोर्स लगाया, तो फिर हमने सोचा कि शेल पे कोई चार्ज वार्ज होगा, तो हमने पता किया। तो हमें पता लगा कि शेल के अंदर एक चार्ज है और शेल के बाहर एक चार्ज है। तो इस सवाल के दो सवाल बन गए कि फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू शेल बराबर फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इनर चार्ज, और फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू आउटर चार्ज। ठीक है, सवाल को टुकड़ों में तोड़ दिया। शेल ने क्या लगाया, तो शेल पे आने वाले चार्जेस ने क्या लगाया। अब शेल पे आने वाले चार्जेस में उसके दो टुकड़े कर दिए, अंदर वाली सरफेस के चार्जेस ने क्या लगाया और बाहर वाले ने क्या लगाया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये अंदर वाला जो चार्ज होता है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और उसका फोर्स तो जीरो ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। तो अंदर वाली शेल के चार्जेस ने क्यू पर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो पहला टर्म तो जीरो ही हो गया। तो अब हमारा सवाल सिर्फ इतना सा रह गया कि क्यू पर आउटर वाले ने कितना लगाया। बस इतना बता दिया तो सब बता दिया। अभी आउटर वाला तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो हम कैसे बता पाएंगे। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, बाहर वाले बाहर वालों से निपट लेते हैं। यहां कौन है बाहर वाला, इनफाइनाइट शीट। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर वालों का एक स्टेटमेंट बोलता है कि फोर्स ऑफ शीट, फोर्स ऑन क्यू, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इनफाइनाइट शीट प्लस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू आउटर चार्ज, आउटर चार्ज मिलाकर के जीरो होता है। बाहर की सरफेस के चार्ज बाहर के चार्जेस से निपट लेते हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल कर देते हैं। बाहर की बाउंड्री के भीतर सब जगह, एक स्टेटमेंट है, याद है तो काम में आएगा। याद ही नहीं है, जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनको तो याद रहना ही नहीं है, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको भी याद नहीं है, या याद है तो उन्हें पता नहीं, इतने भूले हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कब लगता है, हमें ये नहीं पता लगता है। इसका यूज करना था, हमें तो मालूम नहीं था, है ना। यहाँ लग रहा है बाहर वालों से निपट लेंगे, तो बाहर वाले में इनफाइनाइट शीट का तो पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना तो आसान काम है। तो Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई के प्लस रिक्वायर्ड जो भी है। कुछ बोलेंगे तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अंदर चला जाएगा क्या, अंदर भी लगा लेता है कैसे, ये तो गलत लगता है। लगता वक्ता कुछ भी हो, जो बताया ना वही लगता है। मन से कोई भी रूल नहीं बनाना है, स्टेटमेंट बता रखा है,
सबका असर होता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है? कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आप लोग मन में क्या सोच रहे हो, मैं थोड़ी रोक सकता, है ना? ऐसे कोई किसी के फील्ड को भी रोक नहीं सकता। ये शीट जो है कंडक्टिंग शीट से, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रोका नहीं जा सकता है, वो उतना है। पर इसके बाहर वालों ने उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया, तो नेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो नेट है, ठीक है, वो नहीं कि उसका नहीं। बात क्लियर हो गई? छठा सवाल हो गया, ठीक है। अब देखो, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा ना, वो अपने मन में कहेंगे कि समझ तो मुझे भी आ गया, मैंने नहीं किया तो मेरे क्या फर्क पड़ गया, है ना? ऐसा लगता है। जब पेपर देने जाएंगे ना, तब उन्हें लगता है कि मुझे आता तो है, हो नहीं रहा है, फॉर्मूला नहीं है। फिर बाहर आके पता लगता है, अरे हाँ, मुझे लग तो रहा था कि पेपर तो आसान है, आसान आसान सा लग रहा था, पर हो नहीं पा रहा था। करने जाता था, वो आंसर तक पहुंच नहीं पा रहा था, कुछ गड़बड़ हो रहा था। बस ऐसा होता है। दूसरे के हाथ से किया हुआ और अपने हाथ से किया में बहुत अंतर होता है। गाड़ी के अंदर दो, एक बाइक में ड्राइवर है और एक पीछे बैठा है। ड्राइवर मोड़ मोड़ के ले आता है, फिर जब पीछे वाले को कहते हैं कि अब मैं लेके आया, तुम वापस ले जाओ, बोले कि अब मैं कैसे ले जाऊं, तुम कहाँ कहाँ मोड़े थे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि मोड़ने वाले को पता है कब मोड़ना है, पीछे वाला ऐसे बैठ रहता है, उसको दिखता सब है, पर जब खुद मोड़ने की बारी आती तो गड़बड़ करता है, क्योंकि उसे ध्यान ही नहीं होता है, इतना ध्यान सोचता नहीं है। तो इसलिए खुद का अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी बात होती है। और एग्जाम की टेंशन में कुछ हो नहीं पाता है। अभी कुछ रिपीटर वाले भाइयों से मिलना, अभी परीक्षा दे के आए, मिले होंगे कोई, है ना, कि भैया क्या हाल चाल है, कैसा गया पेपर, आपका अंतिम मौका था, कुछ बना है कि नहीं बन रहा है ना? रिपीटर वालों का तो अंतिम ही मौका था एग्जाम का। अंतिम मौका कैसा रहा? क्या हम भी आपकी तरह रिपीटर बने कि ना बने, कि 12वीं में निकल जाए? ऐसे थोड़ा बहुत बातचीत करने से थोड़ा समझ में आता है क्या रहता है, ठीक है। वैसे पेपर तो आसान आया था, है ना? फिजिक्स का पेपर आसान था। सवाल क्लासरूम से ही कई सवाल थे, है ना? क्लास के जो लोग सिंसियर क्लास नोट्स बनाते हैं, उसी के सवाल थे। 11th क्लास में तो आप लोग में से कोई जो लोग पढ़े, टॉर्शनल पेंडुलम का आ ही गया। हाँ, वो लैंप वाला क्वेश्चन जिन्होंने 11th पढ़ा है वो तो कर ही रखे हैं ना, लालटेन वाला सवाल जिसमें आदमी दौड़ता है और उसकी परछाई की स्पीड पूछते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही मैं 12th में आगे मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, उसमें भी एक सवाल कराता हूँ, सेम क्वेश्चन आ गया, है ना? ऐसे काफी कुछ, मतलब इजी था सारा मामला। कुछ सवाल छोड़ देते हैं हम, है ना? 34 क्वेश्चन में से 4 छोड़ दें, क्या है, 30 तो अपने हाथ के हैं, 34 के 34 लेके क्या करेंगे, है ना? तो 4 सवाल थोड़े एक्स्ट्रा मान लो फिजिक्स में, बाकी है। मतलब इस बार के सवाल मैंने कुछ भी दिमाग घुमाने वाला लगा नहीं। एक सवाल मुझे लगा अभी, हालांकि 4 क्वेश्चन कम मिले थे मैं, अभी मैं पेपर अभी जस्ट क्लास से 3 बजे के आसपास ही आया था, तो अभी देखूं इसके बाद ही वापस कुछ 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना रह गया है, वो 4 क्वेश्चन देखने हैं। मैथमेटिक्स का पेपर टफ आया था, ये विद्यार्थियों से बातचीत में पता लगा। तो मैथमेटिक्स का तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं आप लोगों से, फिजिक्स विद इन द क्लास सीरियसली पढ़ो, रूल में लगा के आओ। फिजिक्स को ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं, समझने की वक्त है। तो फिजिक्स जो है समझने वाला मामला है, मैथ्स ही मैथ्स करो। जितने ज्यादा मैथ्स के सवाल करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जहां मिल जाए, तो मैथमेटिक्स अच्छी होगी। मतलब मैथमेटिक्स में क्या है कि ज्यादा सवाल करे बगैर मैथ्स नहीं हो सकती। फिजिक्स क्या है, रूल बेस्ड है, हाईवे की तरह। शहर के हाईवे कितने कम होते हैं, बड़े बड़े वेज। अब इसमें से इधर सारे मोहल्ले बटे हुए हैं, एक नक्शा जो बनता है, फिजिक्स वैसा है। और मैथमेटिक्स हर गली, हर घर के कमरों का पता देना है, किस घर में किधर घुसेंगे, किधर से एंट्री होगी, किधर से बाहर जाएंगे,
ऐसा हर एक घर का पता हो तो उसे शहर का पता मानेंगे कि हाँ ये हर घर के बारे में बता देगा कि यहाँ पर इनके किचन बनी हुई, यहाँ पर ऐसा है। बोले ऐसे तो इतने घर हैं, कैसे करेंगे कि रोज 50 घर जाता हूँ, हर घर में घूम के आता हूँ, यहाँ पर क्या है। तो ऐसे मैथ्स के स्टेप वाइज चलता है, इस कमरे से इस कमरे में एंट्री, फिर इस कमरे से कमरे में एंट्री, पहले एक्स पुट किया, फिर स्क्वायर किया, फिर इसमें से इसको रखा, वैसा नहीं किया तो फिर होता नहीं है। और ये जो सीक्वेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैथ्स करनी चाहिए। केमिस्ट्री भी इस बार टफ बता रहे बच्चे, मतलब कुछ लोगों ने केमिस्ट्री के भरोसे सोचा कि केमिस्ट्री तो आसान आती है, पहले करते हैं, पहले कर लिया, टाइम लग गया, ऐसे टाइम लगे जा रहा था। तो कह रहे हैं कि सर टाइम ऐसा लग गया कि आखिरी में रीचेक करने का टाइम नहीं मिला, जो क्वेश्चन छूट गए सो छूट ही गए। अच्छे बच्चों ने कहा कि सर मेरे से तो टोटल एक पेपर में 9 क्वेश्चन, दूसरी पेपर में 9 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन छूट गए, है ना। तो कमजोर भोले वाले लोगों का तो क्या क्या छूटा होगा मालूम नहीं, है ना। होशियार का तो इतना छूट गया है। वैसे कठिन पेपर होता है ना, तो भोले लोगों के लिए बहुत मौका होता है कि वो बेचारे को स्पीड तो होती नहीं उनके पास, हर सवाल आराम आराम से करते हैं। अगर वो सही सही छांट के भी कराए ना, तो किसी धुरंधर का मुकाबला कर सके। धुरंधर ने ज्यादा तलवारबाजी करी तो -2 लेके बैठ गया, है ना। मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में एक भी गलत लगाने से -2 मिलता है। भोले ने कहा भैया हमारे हाथ के नहीं है ये नहीं करूंगा, मैं -2 नहीं लूंगा, ये वाला 3 ले लेता हूँ, ये वाला 5 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। ऐसे करके छांट के भी कर ले, बस उसमें छांटने वाला गुण हो, सही सही वो अपने आप को जानता, भोला अपने आप को जानता है कि मैं कितना भोला हूं। फिर वो काम कर सकता है, फिर वो मतलब थोड़ा चालाक हम बोल सकते हैं, चालाक भोला है वो, है ना। कुछ तो चालाकी रखता है। ठीक है, तो अब ये तो आपका डिस्कशन डीपीपी का एक ही सवाल पूछना था कि और रह गया, है ना। नहीं ना, मतलब डीपीपी हो गया डिस्कस। अब ग्रेविटेशन की शीट में कुछ डिस्कशन, ग्रेविटेशन का भी सवाल आया था भाई, सीधा जी की वैल्यू का ही सवाल था। ऐसे आसान आसान सवाल, भरोसा नहीं था मुझे गुवाहाटी पर। मुझे लगता है गुवाहाटी वालों को 2 पेपर से सदमा लगा हुआ था कि वे फिजिक्स का पेपर बिगाड़ दिया, जो बनाना तो उसको बोला हुआ तुमने बिगाड़ रखा है, पहले फिजिक्स का पेपर आपकी बार सीधा बना देना भाई, है ना। तो मुझे लगता है उसके हिसाब से फिजिक्स ही आसान कर बैठे हैं। अब क्या मैथ्स वाला कोई खड़ूस आ गया है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर 4 सवाल की तो हवा भी नहीं लगी, ऐसे सवाल देखा भी नहीं हमने कभी। अब हम बैठे वहां पर खोजे, कैसे खोजे, टाइम ही नहीं। केमिस्ट्री से टाइम मिलता था, वहां से टाइम खो गया। केमिस्ट्री से मैथ्स में इन्वेस्टमेंट होता था, वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए, और वो मैथ्स नॉर्मल से टफ आ गया। तो जो जितना होता था उसी को कर देते, टफ की वजह से फिर वो सवाल कर ही नहीं पाए। छूटने वाले सवाल वैसे जो मैं बता रहा था वो लगभग मैथ्स के ही थे, मैथ्स और केमिस्ट्री के मिला के थे कुछ। फिजिक्स में तो अधिकतर करने लायक थे, कोई एक आधा ही कोई छूटे, सारे सारे करने वाले थे, है ना। सारे लेक्चर से मिलते जुलते थे। थर्मोडायनेमिक्स भरी पड़ी थी, पीवी डायग्राम और ये वो और पीवी की क्वेश्चन, है ना। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, ऐसे लग रहा था थर्मोडायनेमिक्स भरी पड़ी है। बच्चे सोचते हैं कि मैकेनिक्स करूं या थर्मोडायनेमिक्स है, हालांकि रोटेशन के भी सवाल थे, है ना। एक सिक्का वाला भी एक और सवाल था, अभी वो कल पेपर में आया नहीं, अभी देखा था मैंने। एक और कॉइन वाला क्वेश्चन था, सिक्का उछालते, एक ये सवाल था और एक और था, है ना। कोलिजन का भी सवाल था, एक फिक्स एक्सिस पे सेंटर पे कोलिजन, अपन एंड पे टक्कर लगाते हैं ना, सेंटर पे कोलिजन होगा तो ओमेगा और वी निकालने वाला जनरल क्वेश्चन था, जो अपन क्लास में करते हैं, वैसे ही सवाल था सारा ही। तो ये तो भाग्य है जिनका, जिन्होंने इस साल दिया। आपके भाग्य में क्या रखा है कौन जानते है ना। हर साल परिस्थिति बदल जाती है। जनवरी में आपकी परीक्षा होगी, दिन आपकी गिनती के हैं, हिसाब लगाओ, है ना। अब अपन ग्रेविटेशन की शीट में आ जाते हैं। बताइए क्या डिस्कशन करना था। एक्सरसाइज 2 का 3 और 4 पार्ट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 के 3 पार्ट में आ जाइए।
सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ, दिखाओ जरा क्या है। हमारा सूरज। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमारा सूरज जो है मिल्की वे गैलेक्सी जो है तारामंडल जो है ये हमारा तारों का ग्रुप है ना, गैलेक्सी, जिसके अंदर असंख्य सितारे हैं, सूरज जैसे चमकते हैं, तारों से भरा एक गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें कॉर्नर में हमारा सन है। इस मिल्की वे गैलेक्सी के कॉर्नर में हमारा सूरज भी एक तारा है ना, और वो एकदम किनारे पर है, मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे पर है, ऐसा लोग कहते हैं। फोटोग्राफ खींचने के बाद पता लगता है ना। तो अब इसमें सवाल ये कहा गया कि इसको स्फेरिकल शेप मान लीजिए, गैलेक्सी जो है हमारी स्फेरिकल शेप की है, और फिर ऐसा कर लीजिए कि सारे तारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा समझ लीजिए। और ये जो हमारा सन है ना, ये चक्कर खा रहा है गैलेक्सी के अंदर। इस संसार में कौन है जो नहीं चक्कर खा रहा है ना, सभी चक्कर खा रहे हैं। अंदर से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर खा रहे हैं, फिर प्रोटॉन के साथ मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं, फिर इससे पृथ्वी बन गई, पृथ्वी घूमती रहती है, फिर सूरज घूमता रहता है ना, पृथ्वी सूरज के घूमते, फिर सूरज गैलेक्सी के किसी सेंटर के ओर घूम रहा है, ऐसे सब कुछ ही घूमते जा रहा है। तो अपन को घूमते हुए मानना है, तो अपन को इसका टाइम पीरियड बताना है। तो अपन ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जी एम इनटू एम सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, इसकी गैलेक्सी की लेंथ अपन आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन का स्क्वायर इंटू आर हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब अपन को क्वेश्चन के अंदर सन का मास दे रखा है, एक सन का मास, टोटल एम इनसाइड मिल जाएगा इससे। टाइम पीरियड दे रखा है क्या अपन को क्वेश्चन में? टाइम पीरियड दे रखा है, तो इस वाले इक्वेशन में से एम एस कट जाएगा, डिस्टेंस भी दे रखा है ना, तो इससे एम इनसाइड मिल जाएगा। टोटल मास, अंदर अंदर का मास कितना है, क्योंकि सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक स्फेरिकल शेल बन गया, माने सॉलिड स्फीयर बन गया, तो उसका टोटल एम मिल गया। फिर उसका एक सन का मास पता है, तो ऐसे कितने सन मिलेंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ सन एम इन अपॉन मास ऑफ सन, इनसाइड मास को सन के मास से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा हमको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर हो गई? और बताइए 10वां सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट स्ट्राइक्स द कैविटी। कैविटी में ग्रेविटी जैसा होता है, ये वाला स्टेटमेंट इसमें काम आ जाएगा फोर्थ वाले में, यानी यूनिफॉर्म ग्रेविटी होगी कैविटी में, तो फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा, तो जो भी डिस्टेंस है उसको हाफ ए टी स्क्वायर से ट्रेवल कर लेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगी, है ना। तो बस इस बात का उपयोग करके कर सकते हो, सवाल हो जाएगा ये। अब 10th क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 7th पूछ रहे हैं। 7th में कह रहे हैं कि धरती को स्फेरिकल मान लीजिए, एनर्जी नीडेड टू कंप्लीट डिसेंबल द अर्थ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस दिस। धरती के कण कण को तोड़ के दूर दूर कर देना है, तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉलिड स्फीयर की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है 3/5 KQ स्क्वायर बाय आर। तो धरती के लिए क्या हो जाएगा 3/5 GM स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गई खत्म। धरती का एक एक कण कण बनाने में कितना खर्चा लगता है, दूर दूर से उठा के लाए, पृथ्वी बनाए,
पृथ्वी बनाने का खर्चा है ये। वैज्ञानिक लोग सोचेंगे कल को हम नई पृथ्वी बनाते हैं, तो उनको खर्चा चाहिए कैलकुलेटर से हिसाब लगाने में कि कितना खर्चा लगेगा, इतना चाहिए, फिर उसे धरती बना लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और कोई सवाल? अब 10th पे जाऊं। 10th क्वेश्चन, सैटेलाइट जो है वो आर रेडियस का है, सैटेलाइट की हाइट आर है, मिनिमम को लेटीट्यूड, लेटीट्यूड और को लेटीट्यूड ये तो क्लास में बता ही दिया था पहले, क्या होता है लेटीट्यूड और क्या होता है को लेटीट्यूड। ये हो गया सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो सिग्नल होता है वो यहां से टेंजेंशियली रिसीव करते हैं हम, और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे हम ऐसे ऐसे, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल जो होता है इसको लैटिट्यूड एंगल कहते हैं, और जो एक्सिस के साथ जो एंगल होता है 90 माइनस फाइव, इसको को लैटिट्यूड एंगल कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन के साथ पोजीशन वेक्टर का एंगल एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहलाता है, और ये को लैटिट्यूड कहलाता है। तो ये हो गया आर और ये हो गया 2r, राइट एंगल ट्रायंगल, फाई निकाल लो, है ना। कितना सीधा है ये, बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ। देखो भाई 12 में क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी की सरफेस पर इतना है, जी धरती की सरफेस पर है, और उसकी एवरेज डेंसिटी धरती से 2/3 टाइम है। अगर एस्केप स्पीड इसकी धरती की ये मान ली जाए, तो उसकी एस्केप स्पीड क्या होगी। तो अपने पास प्लेनेट के बारे में जी की वैल्यू पता है, तो जी ऑफ प्लेनेट, जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर होता है ना। और एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लेनेट √2 gm बाय आर, मास ऑफ प्लेनेट रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये उसकी जी का फॉर्मूला। तो जो हमारे धरती का जी है उसको अपन हिसाब में लगाते हैं, इसको डेंसिटी के टर्म में लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला डेंसिटी में किया जा रहा है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से 0.4/3 रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, तो जीपी, तो ये आ जाएगा 4/3πg रो इंटू आरपी, ये जीपी की वैल्यू आ गई। और जी ऑफ अर्थ 4/3πg रो ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ ऐसा हो गया। तो इनको डिवाइड करके एक वैल्यू मिल जाएगी जी और रो के रेशियो की टर्म्स में। ऐसे ही फिर यहां पर भी कर लेना आप, फिर डिवाइड कर लेना। कर लोगे क्या, हाँ बोलो क्या पूछना है, बोलो। 8 था 90। अच्छा, आंसर तो खैर सही आ रहा होगा। अब इसमें देखो क्या है सवाल में, अब इसमें तुमने है ना पोटेंशियल के फॉर्मूले का उपयोग नहीं किया होगा सही। अब ये बताओगे तब मैं बताऊंगा, फॉर्मूला बताना पड़ेगा। यहां पर सेंटर से आर डिस्टेंस ऊपर, बता रहे कहां गए, हाँ तुम बताओगे ना। नहीं नहीं, सेंटर से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो। है GMM/r, ये क्या बता रहे हो। पोटेंशियल पूछ रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेंटर से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है। अगर किसी को कुछ आता नहीं, कम से कम ये चीजें रेड डालो कि मुझसे कुछ होता ज्यादा नहीं, मैं फॉर्मूले तो सारे रेड लूं।
है GM/R। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब, है ना। तुम्हारे दोस्त को पता है क्या? तुम तो बता ही दोगे मुझे लगता है। कितनी बार तो ये पूछ लिया है, घूम फिर के बार बार यही तो पूछते रहते हैं। -(2r³) 3r² -(r²), ये फॉर्मूला है अंदर के किसी पॉइंट का। अगर तुमने इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं किया तो फिर कैसे होगा सवाल। अभी इसमें क्या हो रखा है, चंद्रमा में खड्डा हो रहा है। कितना गहरा खड्डा हो रहा है? R/100। चंद्रमा की गड्ढे की गहराई क्या है? R/100। अब R/100 से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे एस्केप करवाने के लिए, तो जब आप इसमें K इनिशियल U इनिशियल लिखोगे, K फाइनल U फाइनल, तो U इनिशियल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर हो जाएगा ये। एग्जाम का ही सवाल है ये, देखा आपने, है ना। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2 का थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में बताइए, पैराग्राफ नंबर 6। कहाँ है पैराग्राफ 6? 6 से 8 है ना पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 है ना, ये वाला एक पैराग्राफ जो दे रखा है। ये तो ऐसा लग रहा है सीधा साधा है, देखते हैं। T² = 4π² अपॉन GM/r³, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। तो एक तरफ R और एक तरफ T है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। 2ln T ln 4π² अपॉन GM प्लस 3ln R, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि ln R और ln T, तो ये तो x हो गया, ln 4π² अपॉन GM 3y हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो y = हो गया 2/3x माइनस 1/3 ln 4π² अपॉन GM। तो ये स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट। नेगेटिव तो इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि ये इसका साइन क्या होगा, अंदर लॉग में क्या साइन आ रहा है, G/M की वैल्यू बड़ी होगी, है ना, प्लस में आएगी। ये छोटी होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस इसको देते हैं प्लस हो जाएगा ना, तो इसको यूं लिख लेते हैं 2/3x प्लस 1/3 ln GM अपॉन 4π²। तो ये तो हो गया इंटरसेप्ट, जहां पे कट कर रहा है ग्राफ के अंदर। कुछ दिख रहा है क्या कटिंग पॉइंट? अब इसको इसके बराबर कर देंगे, अब आ जाएगा ना। कितना सीधा है ये, है ना। इसके अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर का तो उतना सही है कि वो फॉर्मूला है, आगे तो मैथमेटिक्स। और बताइए, कुछ हो गया सब कुछ? एक्सरसाइज 3 नहीं दिया, अब ले लो, है ना। कौन सा पार्ट लेना चाहिए? पार्ट 1 ले लो, है ना, 10 ही सवाल है ना। एक्सरसाइज 3 एडवांस वाला पार्ट 1 के मात्र 10 ही क्वेश्चन है, और एक DBP कर लेना बस, ज्यादा नहीं दिया, है ना। एक DBP हो गया। अब आप लोगों का टेस्ट पेपर वगैरह हुआ तो कुछ, कोई कैसा हुआ? बढ़िया हो गया। अच्छा ये बताओ कि टेस्ट पेपर कितने विद्यार्थियों ने दिया, हाथ ऊपर करना।
सब लोग देते हैं लगभग, अच्छी बात है। कुछ लोग बिना पेपर दिए पेपर की तैयारी करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूं, पूरी तैयारी नहीं हुई है, फिर जब तैयारी हो जाएगी तब दूंगा। ऐसा काम कभी मत करना, है ना। तो सबने दिया, अच्छी बात है। अब ये बताओ कि आप लोगों ने हिसाब किताब लगा लिया होगा। वो जो एनालिसिस की टेक्नोलॉजी है आप उसे बार बार उपयोग कर ही रहे हो, है ना। कुछ लोग कहें बड़ा कठिन काम है, कौन करेगा, छोड़ो, है ना। इतना थक जाते हैं कि कौन बार बार एनालिसिस करेगा। बार बार एनालिसिस वो करेगा जिसको मेहनत कम करनी है, जिसको मौज मस्ती करनी है ना। और जिसको दिन भर पढ़ते रहना है, खूब पढ़ाई करनी है, फिर भी नंबर नहीं मिलने हैं, वो लोग ना करें, है ना। उनके पास और भी वर्ष भी मिलेंगे उनको करने के लिए, ठीक है, कम पढ़ रहे हैं तो अभी हिसाब किताब लगा लेना चाहिए, हिसाब किताब। क्योंकि आपको है ना इतनी डिटेल गाइड कोई नहीं करने वाला है। मैं बोलूंगा पढ़ते रहो, अच्छे से अच्छा किया करो, ऐसी बातें करेंगे हम। पर्सनली तो सवाल तो तभी होगा ना जब उसके साथ लड़ा जाएगा, उस गलती को ढूंढा जाएगा, उसका हिसाब लगाया जाएगा। तो अपने टेस्ट पेपर का अच्छा हिसाब लगाना चाहिए। तो आप लोगों ने टेस्ट पेपर के अंदर आप बता दो, कुछ नंबर के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, है ना। कितने क्वेश्चन थे टोटल हमारे फिजिक्स के? टोटल 25 थे। कुछ छांट वांट के करने थे क्या? 30 में से 25 करने और भला भला हो गया मामला। और क्या चाहिए, 5 तो छोड़ ही दो, छांट के करो बढ़िया से। तो देखो, इस तरह का जो पेपर का पैटर्न है, उन 10 में से वो 5 तो पक्के सही करने के चांस है। और मेरा ये मानना है कि जो आईटी में सेलेक्ट होने वाले जो भी बच्चे होंगे वो 5 तो वो सही करते ही होंगे। जो थोड़ा बहुत, जो भी उसमें जिनको भी कॉलेज मिलने वाला है अच्छा खास, वो तो ऐसे होंगे ही, उन 10 में से वो 5 तो कर ही लेते होंगे। तो यानी उनके लिए वो 5 तो पक्के नंबर हो गए कि इनके तो हर ही सब्जेक्ट के ले लेंगे हम। बाकी बाकी बचे 20 सवाल का हिसाब लगाना है कि उन 20 में क्या करना है ना। तो आंसर वगैरह देख लिए। उन 10 में से वो जो 5 है ना, वो पूरे किसके सही हो रहे हैं? वो जो 10 क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप वाला है ना, उनमें से 5 जो भी उन्होंने, इसमें आपके छांटने का भी पता लग रहा है कि आपने सही से छांटा, माने आपने जिस पे विश्वास किया था वो सही निकला कि नहीं निकला। है कोई जिसके पूरे 500 सही हो रहे हैं? वो भी 5 करने वाला कोई नहीं मिला है। मतलब 4 ही किसी के सही हुए हैं ना, 4 किसके हुए हैं? अच्छा, मतलब इतने कठिन सवाल थे 6 कि मतलब पूरे 5 नहीं कर पाए लोग, क्या पता, ठीक है। और बाकी बचे 20 क्वेश्चन। उन 20 क्वेश्चन में से 20 की 20 जिसने कर दिए हो? कोई कोई नहीं है। चलो एक कम कर लेते, 19 तुम्हारे सही हो गया, 19। और दूसरे वाले में, 5 वाले में, उसमें 2 सही हुए हैं। अच्छा, चलो बढ़िया, 19 सही कर लिए। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में कैसा हाल चाल है? उसमें भी ठीक है ऐसे ही? मतलब किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर भी नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार एक बच्चे क्या है, एक ही सब्जेक्ट में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उनमें तो बढ़िया स्कोर लगता है। फिर एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही जीरो के आसपास घूम रहा होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो 19 के बाद 18 किसके हो गए? चलो 20 में से 18 क्वेश्चन, 18 वाला कोई नहीं है। फिर 17 क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारे 17 हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो रहे हैं। अच्छा, फिर 16 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 विद्यार्थियों के 16 हो गए। फिर 15 क्वेश्चन हो गए, 15 करने वाले भी कुछ लोग हैं, ठीक है, इतने रखते हैं, है ना। तो 5 उधर कम कर दिए और उधर हो ही गए 5 में से कम। मतलब 15 क्वेश्चन जिसने कर लिए और 5 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 कर लिए, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में से सबसे आसान कौन सा था भाई? अच्छा, कौन कह रहा है कि मैथमेटिक्स? इतने लोग कह रहे हैं। और जिनका कहना है केमिस्ट्री, ज्यादा लोग कह रहे हैं। और जिनका कहना है फिजिक्स,
फिजिक्स वाले कुछ लोग हैं, चलो केमिस्ट्री हो गई इस हिसाब से, तो ठीक है। चलो ठीक है, अब आपको पेपर के संबंध में हम कोई बात ज्यादा करेंगे नहीं, कोई वो चीज बात करें जो कि मतलब कोई करेक्शन कराने वाली। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? हाँ, इस सवाल के संबंध में हम कुछ कहना चाहते हैं। देखो इसमें कुछ है ना, इंटरवल के बारे में कुछ जानकारी दिया नहीं, मानता हूं, परंतु ये तो हमें पता है कि इसमें जो है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ना। अगर कोई ऑप्शन बढ़िया से वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे को जबरदस्ती सेटिस्फाई करवाया जा रहा है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है ना। ये एक बार मैं और हालांकि चेक कर लूंगा इस बात पर ये इसमें बस इतना से कहूंगा कि अगर एक आंसर परफेक्टली फिट हो रहा है ना, तो फिर दूसरे में कुछ थोड़ा ले दे के फिट हो रहा है। मतलब कोई कह रहा है कि थोड़ा लेंथ बड़ा होगा, अंदाजा होगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, हो जाएगा वाले में फिर जब हो चुका है तो हो जाएगा क्यों ढूंढेंगे, है ना। तो ये रूल दुनिया का है कि ऐसे मानती दुनिया। सत्य के अनुसार तो आप सच्चे हो सकते हो, पर दुनिया के हिसाब से नहीं हो पाओगे। एग्जाम जो आता है उसमें फिर वो आंसर की दोबारा नहीं भरती, बस वो मान लेते हैं यही सही। तो कुछ जगह दुनियादारी चलती है, मतलब ठीक है, मैं देख लूंगा कि उसके लायक है कि नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस यही बात थी ना। डाउट तो एक अलग चीज है ना। डाउट तो रहेगी, डिस्कस करो आराम से, आपस में बातें करो, थोड़ा और अटेम्प्ट करो, है ना। टेस्ट पेपर को बहुत बार पढ़ा करो, क्योंकि टेस्ट पेपर से सीखने, मतलब एग्जाम में नंबर लाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो टेस्ट पेपर, सबसे कम मेहनत का। मैंने अपने पुराने जीवन के सारे, जब मैंने फैसला किया कि आज के बाद जीवन में एग्जाम नहीं दूंगा, उस समय मैंने सारे पेपर का हिसाब लगाया कि मैंने जीवन में कितने पेपर दिए, किसमें क्या हुआ, क्यों अच्छा हुआ, क्यों बुरा हुआ। तो उसमें से मुझे जो एक पॉइंट पकड़ में आया था वो ये था कि मैंने उस पेपर में पेपर के लिए तैयारी की थी, टेस्ट पेपर के लिए पूरी तैयारी की थी, और मैंने टेस्ट पेपर का एनालिसिस किया था कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद में क्या था, मैं ज्ञान के प्रति मोहित रहा हर जगह, और पेपर का मुझे आता पता नहीं रहता था। मैं तो बस सीखना चाहता था, ऐसे अच्छा लगता था, ये पढ़ रहा हूँ, लाइब्रेरी से किताब ला ला के पता नहीं क्या क्या पढ़ता था, है ना। पर वो नहीं पढ़ता था जो एग्जाम में आता था, फिर नंबर नहीं आता था, फिर दुखी होता था। पर जब मजबूरी से मैंने पढ़ा, मुझे मुझे तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ एक रात को ही पढ़ा, एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं करी। मतलब ऐसा जीवन में मुझे एक ही पेपर याद आता है, जब मुझे ये पता लगता है कि कल आपका पेपर है, और उस पेपर के अंदर मेरे पास एक किताब थी, बोले इसके अलावा दो किताबें और हैं जो आ रही है आपके पास, आपने अभी तक खरीदी भी नहीं। अच्छा, बोले एक तो ये मोटी वाली किताब दिख रही है और एक और पतली सी किताब है। अच्छा, ये दोनों किताब है हमारे सिलेबस में? कहाँ है भाई, आपको पता नहीं, कल ही तो पेपर है। तो अब दोस्त लोगों बजाओ मुझे, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा क्या होने वाला है। मैं तो पहली बार इतना डर लग गया मुझे, कभी मैं डरता नहीं हूं, पर मैं इस उस दिन तो मैं डर ही गया। मैंने बोला अब तो घंटे गिनती के बचे हैं, ये किताब भी खरीद के लाऊं, कहाँ से लाऊं। दोस्तों से कहा तूने पढ़ ली ना, तू दूसरी पढ़ रहा है, इधर तो मुझे तोड़ दे, मैं ही पढ़ूंगा, तू सो जाएगा तो मैं पढ़ लूंगा। तो ऐसे करके फिर मैंने क्या किया, टेस्ट पेपर का हिसाब लगाया कि कल तो हमको 100 नंबर में से 35 नंबर लाने, पास होने चाहिए। तो 35 कैसे आएंगे, 40 का टारगेट रखते हैं। तो फिर मैंने देखा कि पूरे पेपर में से चार, किसी साल पेपर में 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, यानी टोटल मिला के 10, मैंने 30 नंबर या 40 नंबर का हिसाब होता है। तो मैंने उसका हिसाब लगाया कि 30 नंबर और 40 नंबर के सवाल कैसे कैसे आते हैं, वो सारा हिसाब लगाओ, उसके सवाल कर लो। फिर बाकी बचे 60 नंबर, उसका हिसाब करेंगे, किस्मत की बात है 60 का करना है कि 70 का करना है। तो सारी उस किताब का पूरे पन्ने पलट पलट के रीडिंग मार मार के कुछ भी याद नहीं रह रहा था। मैंने कहा क्या होगा पता नहीं।
जाके अब क्या करूंगा। फिर मैंने रात को सोचा कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगा तो उस पर उठा देना, है ना। तो मैंने देखा कि जो पेपर का टाइम था उससे 1 घंटा पहले हम नहा तो पहुंचो। तो जा करके पेपर देने गया, तैसे घबराता हुआ, मैंने कहा आज तो फेल होंगे, जीवन में कभी लगता नहीं है। पेपर में जाते ही अब मैंने कहा कि अब मुझे पेपर में से नंबर छांटना है, कहां से मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। मैंने कहा पहले तो 40 नंबर ढूंढो, किस्मत से उस साल 40 नंबर का आ गया वो न्यूमेरिकल। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, हमारी किस्मत से तो 40 का आ रहा है, 35 तो क्रॉस हो जाएंगे। फिर मैं जब करने लगा ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने में, उसको इस मेथड से निकालो, फिर दूसरे मेथड से निकालो, तो आंसर ही नहीं मिल रहा था। इस मेथड से कुछ और आ रहा था, इस मेथड से कुछ और आ रहा था। तब मैंने कहा मेरा क्या होगा, ये गलत हो गया, पूरे 10 नंबर चला जाएगा। तो मेरे जस्ट आगे जो लड़का था ना, वो अटेम्प्ट कर, तो मैं आगे बात पूरी सुनो। तो वो जो लड़का था उसकी थोड़ी लंबाई जा रही थी, ऐसे पैर मोड़ के ऐसे टेबल पे फिट नहीं हो रहा था। तो यूं खड़ा हुआ तो उसने मेरा टेबल हिलाया। सर, बोले क्या हो गया कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं, इस मेथड से आ रहा है, इस मेथड से आ रहा है। अच्छा, मेरा भी यही हो रहा है, मेरा भी यही हो रहा है, सही है, मेरा भी यही हो रहा है। उसके स्टेटमेंट से मेरे को मदद मिल गई। मैंने कहा हो जाएगा पास, चिंता मत करो। ऐसे करके बाकी के क्वेश्चन भी मैंने किए। फिर मैंने क्या किया कि हर एक क्वेश्चन में से, अब 60 नंबर का क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा और मैंने सोचा कि ये थ्योरेटिकल सवाल है, जो भी बोला इसका डायग्राम वायग्राम बना के पॉइंट वॉइंट भरा भरा के लिख देना खूब सारा, है ना। जितना भी याद आता है, जो भी पन्ना याद आता है, जितना दिमाग लगा, सेंटेंस जो वर्ड में जानता नहीं था ना, उसका ऐसे संधि विच्छेद करके मतलब निकाल के, इसका आधा ही आधा ही ये होना चाहिए, तो उसको डिवाइड करके उसका जो भी मीनिंग बनता है ऐसे डायग्राम वायग्राम बना के है। फिर मैंने पूरा पेपर करके बाहर आया बड़ा डर के मारे। जब रिजल्ट आया ना, तो 65 मार्क्स आया। मैंने कहा वाह भाई। अरे, तो मैंने ये देखा कि जब भी मैंने पेपर की तैयारी करी, पेपर के एंगल से, भले मैंने एक ही दिन तैयारी करी, बहुत ज्यादा नंबर आए। तो जो लोग आलसी लोग हैं, जो कम मेहनत करना चाहते हैं, जो नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस, टेस्ट पेपर का हिसाब, आईआईटी का पेपर देखो, आप जो पेपर देते हो वो पेपर देखो, पेपर देखो, क्योंकि पेपर की तैयारी चल रही है और पेपर में चालाकियां भरी होती है, जानकारियां भरी होती है, वो हिसाब पता होता है। जो लोग इसको छांट पाते, देख पाते हैं, वो सबसे कम तरीके, कम मेहनत करके सेलेक्ट हो जाते हैं। जो भी बच्चे एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, बाहर से रह के करते हैं पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद पेपर देखकर ही कर लेते हूँ। तो ये मैंने अपने जितने भी एग्जाम हो ना, इसमें मैंने एक बार का नहीं देख रहा हूँ। ये तो एक स्टोरी जो मैंने सुनाई, ये थोड़ी सी दुर्लभ वाली बात थी मेरे लिए। अभी और भी कभी बीमार पड़ा, उस वजह से नहीं पढ़ पाया, तो उस दौरान भी मैंने क्या किया, टेस्ट पेपर का एनालिसिस किया और नंबर लाया। मेरा जो दोस्त था ना, वो इतनी मोटी किताब करके बैठा हुआ था, मैं उसको देख के नमस्ते करता था कि भाई बहुत मेहनती है तू, बहुत पढ़ता है, मैं नहीं कर सकता, इतनी किताब कौन सॉल्व करेगा, है ना। ऐसे ना तो अभी मैं एज ए टीचर मैंने कोई शीट नहीं सॉल्व कर रखी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उस दिन से बोल रहा हूँ, इरोडोक नहीं सॉल्व कर रखी, है ना, एचसी वर्मा नहीं सॉल्व कर रखी, कोई शीट सॉल्व नहीं कर रखी। सिर्फ मैंने रूल पकड़ रखे हैं, बस मैंने कुछ सवाल किए, ध्यान से किए, रूल पकड़ लिए, बच्चों ने मुझसे करवा दी, ये मेरी भाग्य है ना, मैंने मना किसी को कभी किया नहीं। तो उस चक्कर में पूरी एचसीवी सॉल्व करवा दी बच्चों ने। हाँ, इरोडो के सवाल ढूंढ ढूंढ के करवा दिए मुझसे, जो ही किताब से उठा लाता है। मेरे लिए तो नया नया होता, मैं डरता भी था शुरू में। बच्चा लेके आया, मैंने कहा क्या होगा। एक फैकल्टी थे जो खूब सारे सवाल सॉल्व करते रहते थे। एक दिन मुझसे पूछा, पहली बार जब मैंने कॉन्फिडेंस आया था, ये वाला सवाल पूछा था मुझसे कि एक रॉड रखा है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, इसका टाइम पीरियड बताओ। अब मैंने कहा कैसे बताएं,
अभी बताता हूँ, टाइम पीरियड अभी बताता हूँ। फिर मैंने जो मेरा रूल हिसाब अभी पर ने कर रखा है सवाल क्लास में, तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जब मैंने 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 कैलकुलेट किया, मैंने कहा सर देखो जरा, मैंने तो निकाल लिया। तो उन्होंने मिलाया, मिल गया। बस सर आप करो किताब, मैं नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स का जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ लॉजिकली काम करना है, इतना मेहनत नहीं करना है। मैथमेटिक्स में ये मेथड नहीं चलेगा, केमिस्ट्री में भी नहीं चलेगा, फिजिक्स में चल सकता है। तो इसलिए अच्छा सब्जेक्ट है, मेहनत करो इस तरह से, ठीक है। तो टेस्ट पेपर का एनालिसिस नहीं करते तो करो। मैंने इतनी बात, इतनी स्टोरी इसलिए सुनाई है कि टेस्ट पेपर से ही हम कम मेहनत से सफल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ना था, क्या पढ़ना था, चैप्टर खत्म हो गया था, करंट चालू हो गया था, करंट डेंसिटी तक पहुंच गए थे। अब अपन ने फ्री चार्ज डेंसिटी आ गया था शायद, है ना, ये निकाले था ना, फ्री निकाल तो लिया था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यहां तक पहुंच गए थे। तो हमने ये देखा था कि कॉपर के अंदर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कॉपर का पीस लेते, तो इसमें कितना आया था, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं कॉपर के अंदर। अब ये हमने इस आधार पे बताया कि कॉपर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब मुझे जानकारी में नहीं है कि 1 होता है कि 2 होता है। अगर आप हिसाब ढूंढेंगे किताब में, चार्ट वार्ट बना रहता है, तो उसमें पता लग जाएगा, लगभग इसके आसपास ही आता है शायद, है ना। ऐसा बोलते हैं कि सिल्वर में ज्यादा होता है कंडक्टिविटी, है ना, सिल्वर अच्छा होता है। तो मैंने उसका पता नहीं कर रखा है किसकी कितनी वैल्यू, डेटा में कम इंटरेस्टेड रहा हूँ, याद कम रहता है, इसलिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट जैसा हो जाता है ये। अब हालांकि मुझे अट्रैक्ट तो करता ही है कि सभी का ज्ञान हमें मिल जाए, पर क्या करें, याद ही नहीं रहता है ना। अच्छा, याद रखने के लिए भी मुझे ये समझ में आया कि जब आपको इच्छा कर जाती है कि मुझे याद रखना है, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, फिर याद रहता है। आपके अंदर की इच्छा शक्ति होती है, फिर याद रहता है। ये मैंने देखा है। जब तक आप उसे नेग्लेक्ट करोगे कि नहीं नहीं मुझे याद नहीं रहता, तो नहीं रहता है। फिर जो कहता है नहीं 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 रहता, मैं तो ये कहता हूँ नहीं नहीं रहता, तो नहीं रहता है मुझे। और जो चाहते हैं ना, फिर याद रहता है। अभी इसमें देख लेना आप, फिजिक्स जो एनसीईआरटी किताब वगैरह होती है उसकी रीडिंग लगाते हैं, तो उसमें ऐसा आता है। अभी इसमें बच्चे कुछ बता रहे थे कि केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, जो पेपर आया इसके अंदर। तो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तो पढ़ना चालू कर दो भाई, बार बार कह रहे हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। तो ये तो हमें पता लग गया कि किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसके अंदर ये पता करना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं, यानी इधर उधर भागते रहते हैं। तो जैसे अपन कमरे के अंदर जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भागते रहते हैं क्योंकि वो फ्री है। तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल भाग रहे, फ्री और जनसंख्या ज्यादा होती है तो फिर वो एक जगह जमा नहीं हो सकते, एक दूसरे से भिड़ते रहते। ऐसी कहानी इलेक्ट्रॉन के साथ पे भी है। इलेक्ट्रॉन भी गैस के मॉलिक्यूल की तरह कंडक्टर के अंदर भागते रहते हैं। तो उनकी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, थर्मल मतलब वही जो नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी टेम्परेचर की वजह से होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास में भी होती है। तो ये जानना चाहते हैं कि वो कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² बराबर 3/2 kT। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, कोई भी गैस हो, कोई भी पार्टिकल हो, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी kT/2 होती है।
तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kT हो गया। तो ये जो इनकी थर्मल वेलोसिटी अपन निकालना चाहते हैं तो हाफ mv² बराबर 3/2 kT हो गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये थर्मल वेलोसिटी हमको मिल जाएगी। तो v थर्मल बाई टू कट गया, 3kT/m का अंडर रूट हो गया। अब इसका वैल्यू रखने की बारी आई। 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन का मास अपन ने ले लिया 9.1 होता है, 9 ले लिया, है ना। तो इससे अपन को थर्मल वेलोसिटी मिल जाएगी। आ गया? कितना आ रहा है? 1 इंटू 10⁵ 5 आ रहा है ना। तो 117 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है 117 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में तो जयपुर पहुंच जाए, ऐसा तार दें तो जो इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहा है 2 सेकेंड में तो 234 किलोमीटर हो गया, 240-34 के आसपास ही जयपुर है ना। तो इतना तेज चलता है कि यहां से जयपुर पहुंचने में 2 सेकेंड लगाता है। इतनी तेज गति पर एक्चुअली क्या है कि एक डायरेक्शन में चल नहीं पाता है, टकरा जाता है। स्पीड तो ज्यादा है पर ये अक्सर टकराता रहता है। टकराते रहने की वजह से सारा गड़बड़ हो जाता है। जो बच्चा बीच बीच में मोबाइल चलाता रहता है तो सारी पढ़ाई जीरो हो जाती है ना। थोड़ा सा ज्ञान लेता है फिर बिखर जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है अच्छी स्पीड होती, फिर इससे भिड़ जाता है, फिर उससे भिड़ जाता है, फिर उससे भिड़ जाता है, फिर उससे भिड़ जाता है, फिर इससे भिड़ जाता है, ऐसे भटकता रहता है। और अगर अपन कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है जिनकी जनसंख्या कितनी है 10⁻²2 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने सारे रहते हैं ये। और स्पीड कितनी है इतना किलोमीटर पर सेकंड। इतने तेज चलते हैं, इतनी बड़ी संख्या है, मिला के 0 है, क्योंकि कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का कुछ हिसाब नहीं है। डिसऑर्डर्ड, कभी ये पढ़ते कभी वो पढ़ते, 0 रिजल्ट। कभी इधर कभी उधर, ऐसे इधर उधर होता है ना। डिसऑर्डर्ड काम हो रहा है एकदम। गति ज्यादा, संख्या ज्यादा, पर हिसाब किताब कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो करंट की वैल्यू 0 आती। यानी कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लो ये आपके यहां से ये लोहे की प्लेट जा रही है, एल्यूमिनियम की प्लेट जो भी बोलते, ये जो ऐसी लाइनें जा रही है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और उनकी स्पीड 117 किलोमीटर पर सेकेंड जैसी है और जनसंख्या भी बहुत है, पर कोई भी क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो नेट फ्लो नहीं है। नेट फ्लो नहीं है तो इसमें करंट नहीं है। तो इतनी तेज स्पीड, इतनी जनसंख्या होकर के भी करंट इसलिए नहीं क्योंकि नेट फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं है। जब तक नेट फ्लो नहीं आता करंट नहीं आता है, तो इसलिए कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करता है। तो जब डिसऑर्डर रहता है तो उसको ऑर्डर करने के लिए हमें किसी निर्देशक की जरूरत होती है। दिशाहीनता है तो उसमें दिशा मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। तो अब अपन हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ पढ़ रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, अगर ये कोई कंडक्टर है
और अगर हमने इसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, कंडक्टर को आप ना बच्चों के स्कूल से, एक प्लेग्राउंड से, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन में प्लेग्राउंड में हम आधी छुट्टी में खेलते थे, मुझे ऐसा याद आता है। आप लोग खेले क्या? अब आजकल के स्कूलों में तो जगह ही कम है ना? तो अच्छा प्लेग्राउंड जिस स्कूल में होता है, और आधी छुट्टी भी अच्छे आधा घंटा, थोड़ा 45 मिनट की हो, पीरियड के जैसी हो, है ना? अब आजकल 15 मिनट की होती है, अपने यहाँ तो छुट्टी नहीं देते, है ना? तो ज्यादा पीरियड की छुट्टी होती थी, तो उसके अंदर आपने बच्चों को खेलते देखा हो, आपस में इतनी भीड़ मैदान में रहती, तो उसमें आप अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे ना मैदान में, तो कुछ बच्चे इस लाइन को क्रॉस करते उधर जाते हुए दिखेंगे, कुछ बच्चे, 1 मिनट में बच्चों की संख्या काउंट करोगे तो कैंसिल हो जाएगी, जितने इधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे। परंतु अगर उसी प्लेग्राउंड में कोई आइसक्रीम वाला आ जाए, तो बच्चे लोग जो है उधर आइसक्रीम वाले की तरफ खिसक जाएंगे, उधर उस तरफ जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जो भटकते हुए इलेक्ट्रॉन को एक तरफ भगाता है कि थोड़ा इधर आ जाओ, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस क्रॉस सेक्शन से कुछ नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, जिससे कि करंट पैदा हो जाएगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, वी नीड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor for net flow of current in specific direction। क्योंकि वो तो डिसऑर्डर्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखते हो तो डिसऑर्डर्ड है, और डिसऑर्डर्ड का मतलब सब तरफ है, सब तरफ होने का मतलब फिर वो किसी तरफ नहीं, जो कभी इस तरफ भी जाता है, कभी इस तरफ भी जाता है, जो कभी इस तरफ भी जाता है वो कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है, क्योंकि वो इधर उधर ही आता जाता है, एक दिशा में नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें किसी कंडक्टर में करंट को पैदा करने के लिए किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है वो हम आगे देखेंगे, अभी तो बस मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे क्रिएट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट करने से क्या होता है, इसके लिए मैं इक्वेशन से डिराइव करता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले U1 just after U1 just after collision, है ना? ऐसा लिख दिया, जस्ट आफ्टर कोलिजन। पार्टिकल नंबर की वेलोसिटी टकराने के बाद, जैसे हम टकराते तो हम भूल जाते किधर से आए थे, किधर जा रहे थे, है ना? दिशाहीन हो जाते टक्कर लगने के बाद, फिर जिधर भी टक्कर मार के लोग वेलोसिटी कर देते उधर हो जाते। तो U1 यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल किसी से टकराया, टकराने के जस्ट बाद किधर जा रही है उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर, जैसे अगर मैं मेटल का वायर बना के दिखाऊं आपको, ये मेटल का वायर है और इसके अंदर पॉजिटिव आयंस हैं, ऐसे दिखा देता हूं कुछ ऐसे समझने के लिए, ये पॉजिटिव आयंस है, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहां से चल रहा है। अभी इससे भिड़ करके जस्ट आफ्टर इसके पास एक वेलोसिटी आई, ये इससे अड़ा था, और अड़ने के तुरंत बाद इसके पास एक वेलोसिटी हुआ गया U1 जस्ट आफ्टर कोलिजन। फिर इसके बाद में ये दूसरे से भिड़ेगा, है ना? तो इस दौरान ये एक्सेलरेट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाया है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस Q इंटू ई फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन हो गया। तो ये उसकी वेलोसिटी होगी टक्कर के जस्ट बाद,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है उस पर फोर्स लगा रहा है Q इंटू ई, मास से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सब जगह एक जैसा है, फोर्स कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, इनटू टाउ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 जस्ट बिफोर कोलिजन, नेक्स्ट कोलिजन, इसको NC लिख लेता हूं, जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन। ठीक है, तो ये मैंने एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखी, क्योंकि पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, तो मैं इसलिए नोटेशन दे रहा हूं 1, है ना, 1 फॉर पार्टिकल नंबर 1। तो पार्टिकल नंबर 1 के पास टक्कर खाने के बाद एक डिसऑर्डर्ड वेलोसिटी थी u1 जस्ट आफ्टर कोलिजन। फिर जब तक उसकी टक्कर नहीं हुई तब तक वो एक्सेलरेट किया, अब उसकी वेलोसिटी हो गई v1 जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, और ये टाउ क्या हो गया, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसको टाउ को हम इधर लिखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो ये है। तो ऐसे ही फिर मैं सबके लिए लिखूंगा इक्वेशन, तो v1 जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन इज इक्वल टू u1 जस्ट आफ्टर कोलिजन QE बाय m इंटू टाउ 1। ऐसे दूसरे के लिए लिखूंगा, v2 जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन u2 जस्ट आफ्टर कोलिजन प्लस QE बाय m इंटू टाउ 2। ऐसे करता करता n नंबर के पार्टिकल पे चला जाऊंगा, vn जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन इज इक्वल टू un जस्ट आफ्टर कोलिजन प्लस QE बाय m टाउ n। ऐसे मैंने क्या किया कि सभी के लिए इक्वेशन लिख दिया, बहुत सारे पार्टिकल थे इसलिए नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 n, ऐसा हो गया। अब ऐसा कर देते हैं कि इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ v, और ये आ जाएगा समेशन ऑफ u, और इसमें तो QE बाय m तो कॉमन आ गया, समेशन ऑफ टाउ। तो हम ये जानते हैं कि सारे पार्टिकल की जो टक्कर के बाद की वेलोसिटी है उनको ऐड करेंगे तो ये तो डिसऑर्डर्ड होगी और इनका सम तो 0 आ जाएगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में किया था हमने, डिसऑर्डर्ड वालों की वेलोसिटी को ऐड करोगे तो सम 0 आ जाता है। तो टकराने के बाद सबकी वेलोसिटी किसी की इधर आएगी किसी की उधर आएगी, ऐसे मिला मिलो के टोटल 0 आएगी, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो अपन को जो मिल गया वो आ गया ये समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 प्लस QE बाय m इंटू समेशन ऑफ t, समेशन ऑफ टाउ। अब रिलैक्सेशन टाइम कोई t1 टाइम बाद टकराता है, कोई t2, ऐसे अलग अलग टाइम पे टक्कर हो सकती है इनकी। अब अगर अपन इसको n नंबर ऑफ पार्टिकल से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो इस तरफ n से डिवाइड कर दें, इस तरफ n से डिवाइड कर दें, तो इससे एवरेज टाइम आ जाएगा। एक पार्टिकल को टाउ 1 टाइम मिला, दूसरे को टाउ 2 मिला, तीसरे को टाउ 3 मिला, तो ऑन एन एवरेज, और ये वाली वेलोसिटी एक तरह से एवरेज ऑर्डर्ड वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। ये जो वैल्यू आएगी इसी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखा गया। ये जो वैल्यू आई
इसको रखा गया v ड्रिफ्ट, QE/m इंटू टाउ, बोले तो एवरेज टाइम हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसमें एक बात का जो आगे का कैलकुलेशन है, आप लोग ये मानते हैं कि ये जो वेलोसिटी आई, यही वेलोसिटी से सभी इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह आई कि ये सब चीजें तो फिक्स है, QM ये तो सभी मेटल में एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये दोनों तो फिक्स ही हो चुका है। अब ये दोनों चीजें बदलने वाली, तो अलग अलग मटेरियल में स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। पॉजिटिव आयन कितना बड़ा है, कितना दूर दूर रखा हुआ है, जगह कितनी खाली पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन कितनी बार टकराएगा, ये सब बात इस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करने वाली बात होगी, टाउ वाला जो टाइम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ये चीजें फिक्स है, तो ई के प्रोपोर्शनल आ गए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई। और इस फॉर्मूला से दिख रहा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, और चार्ज नेगेटिव होगा तो अपोजिट होगी, ऐसा होगा मतलब। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। तो हम ये जानते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे, हम ऐसा समझेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन को इतनी वेलोसिटी से चलता हुआ मान लिया जाए। तो जब अपन प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो अपन जानते हैं Q की वैल्यू 10⁻⁻16 में आती, और मास की वैल्यू 10⁻⁻31 में आती। और रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, अगर अपन रिलैक्सेशन टाइम का रफ आइडिया लगाएं, तो ऐसा लगा सकते हैं कि दो एटम्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 10⁻⁻10 में होता है ना। और अपन ने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड 117 के आसपास आती, तो अपन 100 ही मान लेते हैं, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में 10⁵ हो गया, तो 10⁻⁻10 को 10⁵ से डिवाइड किया तो वो टाइम मिल जाएगा 10⁻⁻15। तो ये रिलैक्सेशन टाइम लगभग 10⁻⁻15 के आसपास का होता होगा, है ना। तो ये पावर मिला के टोटल कितना आएगा, -15 -19 और नीचे -31, तो -4 बच गया क्या, कि -3 बच गया, -3 बच गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो आती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड आती, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करते हैं बहुत धीमे धीमे, थर्मल वेलोसिटी तो बहुत रखते हैं, मतलब भागते तो बहुत हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे यहां से लेकर के इस बोर्ड के इस कॉर्नर तक जाना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे खूब तेज से दौड़ता रहूं, ऐसे दौड़ता रहूं, पर इधर इधर जाने में आधा घंटा लगा दूं, है ना। मतलब मैं इसी जगह पर ही ऐसा लगे कि मैं रुका हुआ ही नहीं हूं, बहुत तेज दौड़ रहा हूं, पर मैं इधर किधर खिसक रहा हूं, बोले कि इतना सा खिसके अभी, ऐसे करते करते धीरे धीरे खिसकता। जैसे शादी के अंदर जो दूल्हे की बाराती जो लोग होते हैं, दूल्हा दूल्हे को घोड़े पे बिठा के पीछे डांस लगाते बजते हैं कि ये 1 किलोमीटर जाना है आगे, बारात मतलब विवाह स्थल आगे, यहाँ से ढोल बजना शुरू होगा, चालू हो जाओ, दोस्त लोग आ जाओ भाई, दोस्त को बुला लेता है कि मैं बैठ गया हूँ भाई, डांस वांस कर लो। तो फिर वो डांस करते हैं ना, तो पहुंचाने में 3 घंटे लगा देते। लोग कह रहे कि बारात तो यहाँ आए थे, क्या हुआ, बोले अभी तक वो वहीं घूम रहे हैं। पर हम अगर वहां जाके खड़े होंगे ना, तो देखेंगे कि उसको आगे धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है,
फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फिर वो ऐसे उछल कूद मचाते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यूं नहीं कहेंगे कि सब लोग है ना चलते फिरते नहीं, बहुत धीरे चलते हैं, बहुत तेज भाग रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे बहुत तेज भागता है। भागता कैसे? कभी इससे बढ़ गया, 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 ऐसे करता करता थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता है। ये जो थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता है वो मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो बहुत कम वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, जिससे करंट पैदा होता है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब इसमें आ गया। अच्छा, इसका एक और दूसरा एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप में अगर अपन एक बॉल को रिलीज कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 है, यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है √2gh हो जाएगी। h हाइट से यहां पे √2gh हो जाएगी। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसने आधे डिस्टेंस को जो ट्रेवल करने में टाइम लगा है, अगर इसमें t1 टाइम लगा, इस वाले में t2 लगा, तो हम कह सकते हैं कि t2 इज लेस देन t1। पहले वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, बाद वाले में कम लगेगी, स्पीड बढ़ चुकी है। तो यहां पर एक ग्रेविटी है। तो जब हम ग्रेविटी का असर देखते हैं तो क्या होता है, यानी जैसे अनडिस्टर्ब कोई पढ़ाई करता है तो पहले आधे घंटे में कम पढ़ पाता है वो, परंतु बाद वाले आधे घंटे में उसका हिसाब किताब सही समझ में आने लगता है, ज्यादा होता है। लगातार पढ़ने में ऐसे होता है, शुरुआत में कुछ कम मिलता है, थोड़ा स्पीड बढ़ती है, कॉपी किताब खोलता है, सवाल देखता है, थोड़ा दिमाग सेटल करता है, इधर उधर से आया तो बातें बंद होती दिमाग में, फिर यहाँ से पढ़ाई की तरफ सोचना शुरू करता है। फिर बाद वाले टाइम में एकदम पढ़ाई में खो जाता है, फिर उसको अच्छे अच्छे मिलने लग जाता है। ऐसा होता है जब कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, बीच में मोबाइल नहीं रखता साथ में। अब डिस्टर्ब करने वाला रखेगा तो क्या होगा, ये देख लो। यहां से बॉल को गिराएंगे, यहां टप्पा खाएगा, फिर फिर टेढ़ा मेढ़ा होकर फिर यहां टप्पा खाएंगे, फिर यहां टप्पा खाएंगे, फिर यहां टप्पा खाएंगे। अब अपन देखेंगे तो यहाँ का हर 1 मीटर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा सेम ही लगेगा। इस ग्रेविटी से जो भी स्पीड मिलती है फिर टकरा के सारी स्पीड खो देता है, फिर वापस ग्रेविटी स्पीड देती है, फिर टकरा के सारी स्पीड खो देता है। तो ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब होने से ये लगभग एक एवरेज वेलोसिटी से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। ऐसा और एग्जांपल लेना चाहे तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर लगा दो और कार से चलाएंगे, तो जब अपन कार चलाएंगे तो हर स्पीड ब्रेकर ऐसा बनाओ कि गाड़ी को रोकना ही पड़ जाए, है ना, जीरो वेलोसिटी पे लाना पड़े। तो स्पीड ब्रेकर को तो जीरो वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे, फिर जैसे स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे गाड़ी भगाएंगे तेज, और फिर अगला स्पीड ब्रेकर आएगा, फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो उस दौरान आप देखेंगे दो सक्सेसिव स्पीड ब्रेकर के बीच की स्टोरी सेम होगी, तो सेम टाइम लगेगा। यानी एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। ऐसे ही वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगातार बढ़ेगी नहीं, वो बार बार टकरा टकरा के अपनी वेलोसिटी को टोटल जीरो कर लेता है, एवरेज वेलोसिटी को जीरो कर लेता है, और फिर एक फिक्स वेलोसिटी से चलता है जिसको अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है। जैसा कि ये बॉल यहाँ पर चल रही है बिल्कुल वैसे ही, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। तो किसी भी वायर में जब भी करंट फ्लो होता है वो इस तरह से फ्लो होता है। अब इसका कैलकुलेशन तो अगली क्लास में ही करेंगे, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिक बात बता दी, मिलीमीटर पर सेकेंड में होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती बहुत कम है, कोई बहुत कम ही होमवर्क करे पर रोज करे, है ना, लगातार करने से फायदा होता है। इनकी जनसंख्या ज्यादा है, थोड़ी सी वेलोसिटी, इसलिए ज्यादा हो जाता है। अब होमवर्क करने का बताई थी आप लोगों को, ठीक है।